नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं गणित NAS जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो रहा है उसका गणित विषय का जो पेपर है उसका सेकंड भाग आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। यहाँ प्रश्न क्रमांक 21 है। किसी एपी में यदि एपी मतलब समांतर श्रेणी में यदि a बराबर -7.2 d बराबर 3.6 मतलब और तथा an जो है 7.2 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। और चार ऑप्शन हमको दिए हैं 1, 3, 4 है ना और 5। तो इसका जो उत्तर है वो 5 है सही। लेकिन अब कैसे सही है इस प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल करने का प्रयास किया, ये देखते हैं। हमें दिया है a बराबर 7.2, d जो है सर्वांतर होता है 3.6 दिया है और n बराबर 7.2 दिया है। यहाँ पर n का जो हमको मान याद करना है, पदों की संख्या का मान याद करना है। ये देख रहे हैं हम फार्मूला है, फार्मूले में सभी दिए गए मानों को हमने रखा है यहाँ पे और 7.2 जो ऋण का उसको उधर लगाए तो 7 धन का हो गया है। n-1 और 3.6 डी का मान है, ये रख दिया हमने। ये हो गया हमारा 14.4 और 3.6 बटे में गया तो ये मान इधर n-1 हो जाए और n-1 को हमने हल किया तो यहाँ पे इसको उसकी वैल्यू को मिल गई 4 और n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 5। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है n बराबर 5 होगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। यदि ABC जो त्रिभुज है वो त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है, सर्वांगसम का चिन्ह है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम देखें सर्वांग समता में ABC, तो जैसे पहले A है फिर B है फिर C है, PQR है। तो यहाँ कोण संगत कोण समान होते हैं इस प्रकार से। यहाँ कोण A कोण P के, कोण B कोण Q के और कोण C जो है R के। तो इस प्रकार हम देखें यहाँ पर तो सत्य कथन की बात हो रही है तो A और P जो है ये वाला कोण हमको बराबर दिखता है, इसलिए हमारा इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक इसका 23वां है। यदि A1, A2, A3, A21 तक वे AP में हैं तो जिनका उभयनिष्ठ अंतर D है तो A1, A5, A9 और A13 होना चाहिए। मतलब यहाँ चार उत्तर दिए, इनमें से हमारा तीसरा वाला उत्तर सही है। वैसे तो तीसरा उत्तर जो हमारा है वो क्या है, सही है। पर अब देखते हैं इसको आगे हमने हल किया है किस प्रकार से इसका उत्तर सही है। क्योंकि AP में यहाँ पे हमको A प्रथम पर हमने और D को क्या सर्वांतर मान लिया तो A1 बराबर A होगा, A5 होगा A+4D, 5-1 करेंगे, A9 होगा A+9D और A13 होगा A+12D। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि A5 में से A1 को घटाया है, यहाँ पे घटाया तो हमें 4D मिला। A9 में से A5 घटाया तो भी हमें 4D मिला। A13 में से A9 घटाया तो भी हमें 4D ही मिला है। तो इस प्रकार 4D ही सभी का वनिष्ठ जो अंतर होगा वो 4D होगा। हमारा अगला प्रश्न है जो संख्याएँ हैं 4, 15, 19, 21, 6 की माध्यिका हमको याद करने के लिए कहा। तो हमने दी गई संख्याएँ लिखी है यहाँ पे और उनको आरोही क्रम में लिख दिया है। आरोही क्रम में लिखा तो यहाँ पे जो हमारा माध्यिका पद है वो 15 है। इस प्रकार माध्यिका हमारी जो है 15 हो जाती है। अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो ये हमेशा अपरिमेय होता है, इसका ये उत्तर है। इसमें हल करने का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26 है। एक त्रिज्या जो है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड AOB है जो वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इस त्रिज्याखंड का जो है सेंटीमीटर की घात 2 के साथ हमको क्षेत्रफल याद करना। हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है πr² θ/360। जबकि r का मान 4 दिया और 45 हमको थीटा का मान दिया है। मान रख के हमने इसको हल किया था, हमने 2π वर्ग सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है अगला हमारा रैखिक समीकरण 3x 4y बराबर 15 और 9x 12y बराबर 75 का कौन सा हल होगा, है ना। तो का कोई हल नहीं होगा, इसका उत्तर ये वाला ही सही है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार हल किया है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, 75 को इधर ला करके माइनस का कर लिया। तुलना हमने की है A1 B1 C1 पहले समीकरण में, A2 B2 C2 दूसरे समीकरण में। x y z के गुणांक होते हैं, x y अचर राशि और अचर राशि के, है ना। अब यहाँ पे हमने A1/A2 का मान ज्ञात किया तो हमें 1/3 आया, B1/B2 ज्ञात किया हमें 1/3 आया, C1/C2 ज्ञात किया तो हमें 1/5 आया ऋण का। तो हम देखते हैं कि A1/A2 तो जो है बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बराबर नहीं होता तो इसका तात्पर्य होता है कि ये दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। 28वां प्रश्न हमारा, किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है वह समीकरण होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 और 3 मूल है तो पहला मूल अल्फ़ा मानो, दूसरा 3 है और x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे और उसके बाद में माइनस अल्फ़ा डॉट एक्स और अल्फ़ा बीटा यहाँ पे। तो अल्फ़ा बीटा का केवल मान रख के इसको हल किया है
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 में प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं 29वां सवाल है हमारा। ए बी बराबर 8, 3 और माइनस का 2, तो एनवां पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बराबर हमको प्रथम पद 8 दिया है और डी बराबर हमको निकालना है, तो माइनस का 5 आ गया। अब ए एन निकालेंगे यहाँ पे हम, तो एन बराबर सूत्र में लिख देंगे और सूत्र में हमने ए का और डी का मान रख के सरल कर दिया, तो 13 माइनस के 5 एन, ये हमें तीसरा इसका उत्तर मिल जाता है। आगे हम चलें तो यदि संख्या 2, 7 और k प्लस 4 एक एपी में है ना, तो k का मान होगा एपी में है, मतलब a1 बराबर 2, a2 बराबर 7 और a3 बराबर k प्लस 4 यहाँ पे हमको दिया हुआ। हम जानते हैं कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद और तृतीय पद माइनस द्वितीय पद जो है सर्वांतर होता है, तो इस प्रकार हमने इनको बराबर रख दिया है, सर्वांतर होने से बराबर हो गए। तो 7 माइनस 2 और k प्लस 4 माइनस 7 हमने इनका मान रख दिया। हल करने पर हमको k का मान जो है 8 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा 30वां प्रश्न हल हो जाता है। अब आता है प्रश्न क्रमांक हमारा 31। एपी में के प्रथम 3 पदों का योग 51 है और उनके प्रथम और तीसरे जो पद का गुणनफल 240 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हुआ? तो इसका उत्तर 7 है। आइए देखते हैं किस प्रकार। हम जानते हैं 3 क्रमागत पद एपी के जो होते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होते हैं, तो तीनों का योग 51 दिया है, तो इनको जोड़ेंगे तो डी से डी हो जाएगा कैंसिल और 3a बराबर 51, मतलब हमको a बराबर मिल जाएगा 17। आगे देखते हैं प्रथम और तीसरा पद जो है वो हमको 240 दिया है, गुणा करो तो a माइनस डी और a प्लस डी हम मान रख दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से 17 की याद दो जो 289 हो जाएगा, और डी स्क्वायर माइनस कैसा कैसा, यहाँ हमने डी स्क्वायर को सेव किया तो डी स्क्वायर का मान 49 और डी बराबर 7 हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात होगी, क्या होगी? पहला उत्तर सही है, लेकिन हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो हमने दूरी बटे समय से यहाँ पे चाल निकाल ली है। अब नाव की चाल प्लस धारा की चाल वो 7.5 हो जाएगी, जोड़ेंगे तो ठीक है, क्योंकि हमको दिया हुआ भी है। अब थोड़ी देर के लिए विचार करो कि यहाँ पे नाव की चाल 5 हमको दी है, ये है ना, और धारा की चाल हमको याद करनी, तो 7.5 माइनस 5 कर देंगे और 2.5 हमको मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। आइए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 33 है। किसी एपी का एनवा पद 3n+1 है, तो उसका 30वां पद क्या होगा? तो यहाँ पे 3n+1 के स्थान पे हमने n के स्थान पे 30 रखा, तो 90 और 1 91, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। प्रश्न क्रमांक 34 है। बहुपद 2x² प्लस 6x+1 के शून्यकों को गुणनफल को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमने समीकरण लिखा है, ABC की मान निकाले, और हम जानते हैं गुणनफल होता है C/A। C है 1 और A है 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2, जो कि चौथा वाला उत्तर है, नहीं सॉरी तीसरा उत्तर है ना, तीसरा वाला उत्तर है। आप देखिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5 + 1 = 0 जो होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा इसका, तो इसको पहले हम देखते हैं कैसे हल हुआ है। इसको समझने से पहले क्या है कि ये जो कुछ कंडीशन है हमको इनको समझना होगा। यदि डी जो है व्यक्तिगत डी अगर वो बड़ा है 0 के तो वास्तविक, डी बराबर है 0 के तो वास्तविक बराबर, और अगर छोटा है डी 0 से तो वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया गया समीकरण लिख दिया हमने, a बराबर 2 है, यहाँ x की घात 2 का गुणांक, b बराबर -5 x का गुणांक, और अचरासी यहाँ पे c जो है 1 है। तो b² माइनस 4ac में हम पे d बराबर सूत्र में जो मान रख हल करेंगे तो -3 हमको आता है, जो कि हम जानते हैं कि 0 से क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वो वास्तविक नहीं होंगे, इसीलिए कोई मूल यहाँ पे वास्तविक मूल नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक आलेख दिया गया है, इस आलेख से हमको देख कर शून्यों की संख्या बतानी है। तो देखिए कोई भी आलेख में जो बहुपद होता है वो x अक्ष को जितनी बार जहाँ जहाँ स्पर्श करता है उतने उसके शून्य होते हैं। देखो यहाँ हमने 1 लिखा है, एक बार ये, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार ये x अक्ष को स्पर्श करके या प्रतिशत करके निकल जाता है, तो इस प्रकार इसके शून्य होंगे 4। अगला प्रश्न है, यदि 2 त्रिभुजों ABC और PQR में यहाँ पे जो भुजाएं हैं वो अनुपात में दी गई है, तो इस स्थिति में कौन सा त्रिभुज होगा? तो देखो AB बटे QR, ऐसे मतलब यहाँ पे आपको पूरा सिस्टमेटिक जमा के दिया, AB बटे QR, BC बटे PR और CA बटे PQ, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ABC और PQR इस रूप में इसको अपन देखें यदि, तो जो PQR है, PQR जो है उसका ABC मतलब PQR तो सब में ही है, लेकिन ABC जो है इधर सामने आ जाएगा, तो मतलब इसका उत्तर जो है पहला वाला सही होगा। 2 त्रिभुजों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 9/4 का अनुपात है, तो इनकी जो क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? देखिए सूत्र है, अगर ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो भुजा के वर्ग के
अनुपात के बराबर होता है। तो ये भी कब होता है, जब दिए गए जो त्रिभुज हैं वो परस्पर क्या हो, समरूप हो। तो हमको 9/4 दिया, भुजाओं का अनुपात उसका वर्ग कर देंगे तो 81/16 आ जाएगा, मतलब तीसरा वाला उसका उत्तर सही होगा। यदि किसी एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पे ये आप त्रिज्या देख पा रहे हैं OA और OB, और इनके बीच का कोण यहाँ पे 140 है। हम जानते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा द्वारा जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा लंब है, ये यहाँ पे तो त्रिज्या होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये लंब होता है। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों कोण क्या कितने के 90 का और 140 का। तो उसको हमने नाम दे दिया, मान लो कि ये जो हमारा O है ये 140 का हो गया, ये जो है 90 का हो गया, B भी 90 का हो गया, और P हमको ज्ञात करना, तो P हमने मान लो ये X है हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मान रखा 360 होता है त्रिभुज का, चतुर्भुज का जो मान है चारों कोणों का वो होता है कितना, 360। तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे हल किया है। देखिए यहाँ पे हमने पूरा लिखा है, ये O 90 X है, मान रख के हल किया तो X का मान हमको मिल जाएगा 40। आगे बढ़े हम, प्रश्न क्रमांक हमारा 40 है। 100 वृक्षणों का माध्य 50 प्राप्त किया गया, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि 150 के स्थान पर गलती से 50 लिखा गया था। तो यहाँ पर इसका उत्तर 51 सही है। आइए देखते हैं कैसे इसको हमने हल किया। समांतर माध्य हमने ज्ञात किया, समांतर माध्य 50 और सिग्मा n बटा 100, क्योंकि 100 परीक्षण की बात हो रही है। तो इस स्थिति में सिग्मा x का जो मान है वो 5000 को प्राप्त होता है, लेकिन प्रेक्षणों का सही योग हम निकालें तो 5000, और उसको हमने 150 की जगह 50 पढ़ लिया, तो 50 हम कम करके वास्तविक जो राशि 150 वो जोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा 5100। उसके बटे में वापस का भाग लगा देंगे, सही माध्यम आ जाएगा 51। प्रश्न क्रमांक 41 है। किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 5, 1, 2 और 6, 7 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र है शीर्ष के लिए 1/2 x1 y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। यहाँ पे क्या सभी बिंदु जो है ये हमारा x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, मान रख देंगे, हल करेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। हल करने पर -1 आता है, लेकिन क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक होते हैं इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन के रूप में ढाला गया। नए बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो नए बेलन की ऊंचाई होगी 120। अब इसको हमने हल किया, बेलन का आयतन, पुराने बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन। तो मान लीजिए नए बेलन के लिए यहाँ पे πr² है और ये πr² है यहाँ पे भी, क्योंकि उसमें कैपिटल और उसमें स्मॉल। तो हम पुराने बेलन में यहाँ 14 हमको दिया है और 30 जो है हमको एच का मान दिया है, त्रिज्या हो गई। इसी प्रकार 7 त्रिज्या दी छोटे वाले नए वाले बेलन की, तो पाए से पाए कैंसिल, 14 से 7 और फिर 14 से 7 दो बार कैंसिल, देखिए दो बार लिखा है ना। तो 30 × 2 60 और × 2 120, तो मतलब एज का जो मान आ जाएगा वो जाएगा 120। तो इसका उत्तर ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने इस हमारे वीडियो के जो सेकंड भाग में हमने प्रश्न क्रमांक 21 से प्रश्न क्रमांक 42 तक के प्रश्नों को आपको हल करने का प्रयास किया है, जिन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में प्रश्न सहित हल करके लिख लें, और ये आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमारे चैनल पर आए, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।